जैसा कि मैंने अपने सभी पूर्ववर्ती वीडियो में अभी शनि ग्रह के बारे में ही चर्चा प्रारंभ की है और शनि की साढ़े साथी पे गहन चर्चा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन संकेत रूप में आपको समझाने की पूरा भरकस प्रयास मैंने किया है कि किस राशि के लिए, किस लग्न के लिए शनि कारक और अकारक होंगे और किसके लिए मित्र हैं, किसके लिए शत्रु हैं, किसके लिए साढ़े साथी बहुत अच्छी होती है, किसके लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है, कहाँ हमने अपने कर्म को देखने की जरूरत है, कहाँ उसे परिमार्जित करने की जरूरत है। तो मैं इसे सिर्फ संयोग कर सकता हूँ और इत्तेफाक भी कर सकता हूँ और प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कर सकता हूँ। और ये भी सोचने वाली चीज एक है कि देखिए, शनि की जो राशि है कुंभ और मकर और धनु, धनु गुरु की राशि है और गुरु के लिए शनि संभाव रखता है। तो मकर की साढ़े साथी उतर रही है, कुंभ की साढ़े साथी शुरू का मतलब शिखर पे है और मीन का प्रारंभ हो रहा है। तो मैं अपने सारे वीडियो में एक उपाय आपको बताता रहा हूं कि अमावस्या के दिन शनिवार मिल जाए और ये उपाय आप करिएगा। तो एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हमने कभी भी ये एकदम नहीं शुरू किया शनि पे ही हम बोलना शुरू करें, और शनि पे हमने बोलना शुरू किया। शुरू के वीडियो में कोई उसके लिए प्री प्लान नहीं था कि शनि पे बोलना है, बृहस्पति बोलना है। शनि पे हमने बात करना शुरू किया और शनि के राशिफल पे और शनि के साढ़े साथी पे, शनि के ढैया पे हमने बात किया। और जो उपाय, इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। जो उपाय अन्य राशि वालों के लिए पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन कुंभ और मकर चूंकि शनि की राशि है, बृहस्पति के साथ संभाव रहता है, तो इत्तेफाकन उनके स्टार्टिंग में ही साढ़े साथी जो शुरू होने वाला है और जो साढ़े साथी का चरम बिंदु उनका आने वाला है इसी 17 जनवरी को, तो इसी 21 जनवरी मतलब कल मौनी अमावस्या, अमावस्या माघ में अमावस्या और दूसरे उस दिन शनिवार, जिस संयोग की बात कर रहा हूं वो यही संयोग है। तो आपको जो उपाय करना है, सोच लीजिए कि कुंभ में शनि का गोचर, ये भी मैंने बात किया था ना कि कुंभ के लिए क्या कितना अच्छा आने वाला है, तो इसका एक प्रमाण है। यही आपको 6 महीने बाद मिलता अगर, या कुछ ऐसी स्थिति होती साल भर बाद आपको मिलता है ये स्थिति, तो वो साल भर तो बीत चुका होता। आपकी इनिशियल स्टेज मतलब एकदम इनिशियल स्टेज में आपको ये मिल गया है। तो अगर आप उपाय कर लेंगे, बहुत छोटा उपाय, मतलब कुछ करना ही नहीं, बहुत छोटा उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपका अगला 2.5 साल है उसके लिए आप ऊर्जा पा जाएंगे। और ये जान लीजिए, ये संयोग है कि माघ मास अमावस्या का दिन और शनिवार उसी दिन, अमावस्या तिथि और शनिवार का दिन बहुत ही बेहतरीन टाइम है। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता दूं कि जिनको भी लगता है कि उनकी कुंडली में या पितरों की वजह से पितृ ऋण है, पुत्र पिता में किसी भी तरह से वैमनस्य है, या कोई भी समस्या, जिनको कभी भी लगा है कि वो काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, शनिजन्य कोई भी पीड़ा उनको है, बहुत ही रामबाण उपाय है। और बार बार कह रहा हूं, ये तिथि बहुत मुश्किल से और संयोग से मिली है। तो हर उस राशि वालों के लिए जिनको प्रॉब्लम है शनि से, और जो फील कर रहे हैं कि उन्हें अपने काम में उन्नति नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है, श्रम कर रहे हैं लेकिन समुचित उनको लाभ नहीं मिल रहा है, हर कोई उपाय कर सकता है। तो उपाय में क्या करना है, उपाय भी बता दे रहा हूं। उपाय क्या करना है आपको, देखिए अमावस्या है, मैंने बार बार कहा कि अमावस्या पितरों के लिए है। तो पितरों के निमित्त आपकी जो जितना आप सक्षम हो सकते हैं, पितरों के लिए दान, किसी भी बुजुर्ग, किसी भी गरीब, किसी भी असहाय को आप भोजन कराइए। अगर आप उतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगता है उतना नहीं करा, तो कोई भी सकता है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं करा पाते हैं, तो जो भी आप दान कर पाए, जो भी किसी गरीब को, किसी बुजुर्ग को आप दे पाए, कल जरूर दीजिएगा, एकदम जरूर से जरूर दीजिएगा। और मान लीजिए आपके पास 10 रुपए भी नहीं है, मैं फिलहाल में इसको मानता नहीं हूं कि इतना किसी के पास नहीं होगा, मान लीजिए आपके पास इतना भी नहीं है और नहीं दे सकते हो, तो उसका भी एक चीज है, अपने मन में आप एकदम मन से ना, जिसको बोलते हैं कि मन से पूरे उत्साह से एकदम संयमित और आनंदित होकर इस भाव से करिए कि हे प्रभु, अभी तो मेरे पास ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या मैं आज 100 रुपए ही दान कर पा रहा हूँ, 10 रुपए ही किसी गरीब को दे पा रहा हूँ। जिस दिन मैं सक्षम होऊंगा उस दिन मैं अपने पितरों के लिए, अपने जो पितृ लोग हमारे घर में रहे हैं या जो भी हमारे बुजुर्ग लोग रहे हैं, उनके निमित्त हम जब भी तैयारी हमारी आएगी, जब भी हम योग्य बनेंगे उस लायक, तो हम गरीबों में दान करेंगे। ये अपने पूरा मन से एकदम मनोभाव के साथ, उत्साह के साथ, आनंदित होकर मन में ही
इसका स्मरण करिए और इसको एकदम संकल्प कर लीजिए। तो मन का वो संकल्प भी शनि देख रहा है आपका। ऐसा नहीं कि आप कर्म के, तो अब मान लीजिए आप दान ही कर रहे हैं, 100 रुपए का, 200 रुपए, 1000 रुपए का दान ही कर रहे हैं, लेकिन उत्साह से नहीं कर रहे हैं, आनंदित होकर नहीं कर रहे हैं, तो वो दान सिर्फ दिखावा रह जाएगा। तो जो भी करिए आनंदित होकर, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ करिए, फायदा तभी मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब ये मौनी अमावस्या है, स्नान व्रत का प्रावधान रहता है इस दिन। बहुत ही पुण्य तिथि है एक तरह से, और जितने भी शनि जन्य दोष हैं, इसको समाधान करने का ये तिथि बहुत बढ़िया दिन है। तो पूर्ववर्ती वीडियो में जितना मैंने शनि जन्य और कारण बताया आपको, कि आप वो जो मंत्र है इस दिन, अगर आप चाहें तो, अगर कभी अभी तक आप शनि का पूजा नहीं शुरू किए हैं, शनि का मंत्र नहीं जप कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि शनि जन्य पीड़ा से आपको लाभ हो, और वो मंत्र शुरू करने के लिए आप तिथि, एक बहुत बेहतरीन तिथि की चाहत रखते हैं कि वो तिथि मुझे मिल जाए, तो वो तिथि ये है, मिल गई आपको। तो आप उस मंत्र का, ओम संसरेश्वराय नमः मंत्र का जप के लिए बहुत बेहतरीन तिथि है। इससे बेटर ऑप्शन और इससे बढ़िया तिथि आपको मिल नहीं सकती थी, तो वो मिल रही है, उसको आप शुरू कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति, चाहे वो मेष राशि, मेष लग्न का हो, कोई भी हो, कोई भी शुरू कर सकता है। ये तिथि आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बात करते हैं स्नान की। 6:18 पे सुबह के टाइम पे आपकी अमावस्या तिथि लग रही है, तो आप सुबह 6:18 के बाद कभी भी स्नान कर सकते हैं। हालांकि शुरू के टाइम में मैंने देखा तो वो एक काल का टाइम है, तो ऐसे तो आप स्नान कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शनि का गोचर भी मिल रहा है सुबह सुबह में, लगभग 8 बजे तक है। लेकिन वो थोड़ा काल का इशू पड़ रहा है, तो वो बहुत बहुत मैटर नहीं करेगा स्नान में, कि अमावस्या बहुत इशू नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद दशा अच्छा है, शुभ का है, तो आप 8 बजे के बाद जो सुबह और बेटर, मतलब मैं नहीं कहूँ कि आप आलस्य को त्याग करके सुबह ना करिए, सुबह स्नान करना बहुत बढ़िया है, करिए, बढ़िया है। लेकिन अगर थोड़ा लेट में करना चाहें तो 8 बजे के बाद बेहतरीन टाइम है। 8:18 के बाद आप जाइए, शुभ रहेगा, बढ़िया, आपको सूर्य की किरण भी मिल जाएगी। और सब लोग तो कहेंगे मॉर्निंग में स्नान करना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। सुबह शनि का गोचर भी मिल रहा है आपको मॉर्निंग में, लेकिन 8:18 के बाद वही संयोग, बृहस्पति का गोचर और प्लस शुभ संयोग मिल जा रहा है, तो बहुत बेहतरीन टाइम बोलूंगा मैं 8:18 के बाद। तो जब भी आपको उचित समय लगे आप स्नान करिए, कल स्नान करिए, ध्यान करिए, और भगवान शिव की उपासना करिए, और जो है शनि का जो है, अब जो उपाय बताए हैं, ये उपाय जरूर करिए। और उपाय में सबसे ज्यादा उपाय बेहतरीन है कि किसी भी गरीब को भोजन कराना, और वो पितरों के निमित्त होना चाहिए। और दान तो कोई भी कर सकता है, खासकर उन लोगों में बोलूंगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। ये मान के चलिए कि शनि आपका सही नहीं है, आप कुछ भी किसी भी गरीब को कल जरूर 10 रुपए का दान करके देख लीजिएगा, बहुत छोटा उपाय, मेरा उससे कोई लाभ नहीं है, मेरा उससे कोई हित नहीं है, आप ही की बात कर रहा हूँ। और जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा आप जरूर ये करिएगा, क्योंकि ये टाइम बीत जाएगा, कली का इशू है, बाद में कोई देखेगा तो कोई ज्यादा उसको समझ में नहीं आएगा, कि समय बीत चुका रहेगा। तो कल भी जरूर करिएगा। और इस वीडियो में अब आज हम बात करते हैं, चूंकि शनि पे ही बात करें, तो शनि का कुछ और इशू एक बता दे रहे हैं, किसके लिए कारक है, अति कारक लग्न में है और किसके लिए नहीं है, इशू बता के उसके बाद हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे मांगलिक दोष और जो है काल सर्प दोष के बारे में बात करेंगे, और कुछ जितने भी दोष हैं जो एक भ्रम की स्थिति लाई है, उन सब पे बात करेंगे, पितृदोष, ये सब जो बचा हुआ है टॉपिक, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं आज शनि का, क्योंकि आज शनि को हम इस वीडियो के माध्यम की, शनि ऐसा है कि अब जाएंगे लेके डीप में तो बहुत अंदर तक जाते रहेंगे, तो उससे बहुत है नहीं कुछ, आप उतना ही समझ पाएंगे जितना आपको, मुझे लग रहा है कि मैं उतना समझाऊंगा ये ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो, अब लग्न पे जाएंगे तो हर भाव में, यहाँ शनि बैठा है, मान लीजिए मेष लग्न के लिए यहाँ बैठा है, यहाँ हर भाव में उसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। मैं एक विशेष स्थिति बता दे रहा हूँ शनि का, कि मोटी मोटा यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत दिक्कत की स्थिति, यहाँ पे है तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। चलिए आज आते हैं। मान लीजिए आज मैं थोड़ा वीडियो जरूर लंबा होगा, तो धैर्यपूर्वक जरूर देखिएगा, और एक तरह से मैं 12 पूरे मेष टू मीन तक कवर करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है ये वीडियो 30 मिनट तक चला जाए, तो लेकिन बात कर लेते हैं। बात करते हैं मेष लग्न पे। तो मेष लग्न मंगल की राशि है, शनि मंगल का शत्रु है, तो इसलिए बहुत कारक की स्थिति नहीं कही जा सकती है, लेकिन चूंकि ये केंद्र भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी, इसलिए शनि इस भाव में जो है कारक की स्थिति में बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि दसम भाव जो केंद्र में सबसे पुण्य भाव माना जाता है, मतलब इस केंद्र में 1, 4, 7, 10 में ये 10वां भाव जो होता है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल भाव माना जाता है, ठीक है। और 11वां भाव की लाभ की आपकी इच्छा का भाव है,
तो आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने यथोचित लाभ को नहीं पा रहे हैं, उस लाभ अर्जन को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका वो श्रम बेकार है। तो आपका श्रम में लाभ कितना मिलेगा वो आपका 11वां भाव इंडिकेट करता है, ये बताता है आपको संकेतिक रूप से। तो 11वां भाव आपका कितना मजबूत है। बहुत लोगों को आप देखेंगे लाइफ में कर्म थोड़ा कर रहे हैं लेकिन उनको प्रॉफिट या लाभ ज्यादा मिल जा रहा है। तो 100% जानिए कि उनके लाभ में, उनके 11वें भाव में, या उनका 11वां भाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजबूत है, 11वें भाव पे शुभ ग्रह दृष्टि है, या 11वें भाव का मालिक बहुत ही उच्च दृष्टि पे है, या 11वें भाव पे 11वें भाव के ही मालिक की दृष्टि है। ये आप समझ लीजिए। अब आप ये समझेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको कुंडली में थोड़े बेसिक्स पता होनी चाहिए। वो मैं आने वाले दिनों में आपको बेसिक्स समझाऊंगा कि कौन भाव है, कौन सा किस भाव का मालिक है। तो मेष लग्न के लिए कुल मिला के शनि कारक की स्थिति में आएंगे, बस लग्नेश के शत्रु में, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। लेकिन किस स्थिति में शनि दिक्कत ज्यादा करते हैं, अगर वही शनि 10वें भाव का मालिक और जो है 11 भाव का मालिक होके अगर ये अष्टम में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, या लग्न में बैठ जाए। लग्न की इसलिए बात कर रहा हूं, लाभ तो देगा आपको, व्यापार में या बिजनेस में प्रॉफिट करवाएगा, या आपके सर्विस में आपको डालेगा, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि यहाँ पे नीच का हो जाएगा, यहाँ पे ये नीच का हो जाएगा। मेष में ये नीच का होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मेष लग्न में जहां पे आप अपनी कुंडली खोलते होंगे, लग्न में अगर 1 नंबर लिखा है मतलब आप मेष लग्न के हैं। राशि बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लग्न की बात कर रहा हूँ। राशि जहां चंद्रमा बैठता है वो राशि बनती है, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 1 नंबर आ रहा है तो मतलब मैं मेष लग्न की बात कर रहा हूँ। तो अगर शनि खराब नहीं है, शनि अच्छा है, लेकिन खराब कब होगा मैं बता रहा हूँ। अगर वो अष्टम में बैठने से शनि गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन ये शत्रु राशि है, और अष्टम जो है वैसे भी हैंडल्स की है, दिक्कत का है। तो अष्टम आय वृद्धि करेगा, निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी, लेकिन आपकी दिक्कतें भी देगा। ठीक है, आपको दिक्कत भी देगा। जो है अगर ये 12वें में चला जाता है तो 12वें में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 12वां क्या व्यय का भाव है, तो आपका व्यय बहुत बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे गया, यहाँ भी कारक है, तो कहने का मतलब है शनि अगर यहाँ पे षष्टम में बैठा हुआ है, तो षष्टम में क्या है, षष्टम में मित्र के घर में बैठा हुआ है, बुध का राशि है। और सबसे बड़ी बात है कि षष्टम में बैठ गया तो जान लीजिए गवर्नमेंट जॉब का बहुत बढ़िया ऑप्शन बना रहा है। 10वें भाव का मालिक अगर षष्टम में बैठ जाए तो समझ लीजिए गवर्नमेंट जॉब का बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। लोग इसको समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि अवयोग बनाओ, अवयोग नहीं है, बहुत बेहतरीन योग है। तो कुल मिला के मैं 2 स्थितियों को आपको इंगित कर रहा हूँ, एक अष्टम और एक 12वां। अगर इन 2 भाव में शनि बैठा हुआ है तो मान के चलिए कि मेष लग्न वालों के लिए जहां अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब वृश्चिक में और मीन में अगर शनि बैठा हुआ है तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत करेगा। अच्छा, बेहतरीन प्लेसमेंट क्या है, और एक हमने लग्न आपको पहले बता दिया, लग्न में इसलिए कि लग्न में नीच का है, तो आपको वही डिप्रेशन कराएगा, आपको इतना जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और इतनी परेशान करेगा, आप उसी से डिप्रेशन में रहेंगे। आपको लाभ के लिए इतना प्रेरित करेगा, एकदम डिस्टर्ब करेगा, कितना भी चीज आपको मिल रही होगी आपको कमी लगेगा। तो शनि का लग्न में नीच का भी है। अच्छा, उसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पे, तो आपके पत्नी सुख में 100% वृद्धि करेगा, या आप पत्नी से कुछ ज्यादा ही इच्छा रख रहे होंगे, उसके बाद भी डिप्रेशन हो सकता है। तो कुल मिला के शनि का नीच में या लग्न में बैठना थोड़ा सा मेष वालों की दिक्कत करने वाला है। तो 3 स्थान, अष्टम, 12वां और लग्न, ये 3 स्थानों पे शनि की स्थिति थोड़ी दिक्कत वाली है। अच्छा, तो मेष लग्न वालों के लिए अच्छा स्थिति कब बनेगा उसको देख लेते हैं। मेष में अगर शनि 7वें में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, 11वें में बैठ जाए, 9वें में बैठ जाए, अब सब बता ही दूंगा, सब अच्छे मिल जाएंगे, कुछ विशेष स्थिति बता रहा हूँ। ऐसे तो मैं कोई भी प्रूव कर सकता कि दूसरे में भी अच्छा करेगा, धन भाव का लाभ है, जाके धन में बैठा धनयुग बन गया, महाधनयुग बन गया। तो मैं बस बेस्ट एकदम क्रीमी चीज आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज है तो आप एकदम मान के चलिए हाँ बढ़िया है। जैसे कि 7वें में बैठ गया, सस महापुरुष योग बन गया, लाभेश का उच्च का होकर बैठना, धन भाव के मालिक कार्य क्षेत्र के मालिक का जाके 10वें से 10वें बैठना, उच्च का होकर बैठना, मतलब क्या आप कार्य क्षेत्र में बहुत ही निपुण रहेंगे, जहां भी जाएंगे आपकी वाहवाही होगी। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप जहां भी बैठे होंगे, खासकर आप व्यापार भाव में, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का है, आपकी जो पत्नी होंगी बहुत ही सुशील, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, क्योंकि शनि धर्म भी है और सस महापुरुष योग बना हुआ है, और बड़े भाई के कारक का होके उच्च का होना। तो कुल मिलाकर सबसे बेस्ट पोजीशन शनि की अगर जो है मेष लग्न में देखी जाए तो ये है। दूसरी पोजीशन की क्या बेस्ट है, 10वें में बैठना। फिर से देखिएगा, पहली बेस्ट पोजीशन ये समझा दिया, सेकंड बेस्ट पोजीशन उसका द्वितीय भाव में 10वें भाव में बैठना। 10वें भाव में बैठ के फिर से सस महापुरुष योग। सस महापुरुष योग मैंने पुराने वीडियो समझाया है कि जब केंद्र में शनि उच्च का स्वगृह बैठ जाए तो वो सस महापुरुष योग बनाता है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक राजयोग है। तो सस महा 10वें में बैठना। अब देखिए क्या होगा, ये बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के कुंडली मिलेगा। अगर ये योग मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि वो टॉप क्लास के IAS ऑफिसर
आईपीएस ऑफिसर या बड़े बड़े बहुत ही उच्च कोटि के बिजनेसमैन, ऐसे कुछ लोगों की कुंडली मिलेगी जब शनि दशम में मेष वालों के लिए कुंडली बैठेगा। मेष का दशम भाव बैठना ससमा पुरुष योग का बनना होता है। प्लस ये बता रहा हूँ फिर से, आईएएस की कुंडली में मान लीजिए कि योग मैक्सिमम अगर मेष लग्न की कुंडली है तो शनि का दशम में बैठना एकदम एडमिनिस्ट्रेशन, शनि एडमिनिस्ट्रेशन का भी कारक है और ससमा पुरुष योग। बाकी और चीज देखना पड़ेगा, लेकिन शनि का दशम में बैठना मेष लग्न वालों के लिए ससमा पुरुष योग बनाना और मेष का दशम भाव में बैठना आईएएस या कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पोस्ट पे पहुंचाने के लिए बहुत ही सहायक है। ग्रह भाव में बैठना, ग्रह भाव का मालिक लाभेश का मालिक, चाहे जो आप कार्य कर रहे होंगे आपको लाभ मिलेगा, थोड़ा भी काम करेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो लाभेश का लाभ भाव में बैठना ऐसे भी एक महाधन युग के समान बन गया। तो कुल मिला जुला के ये मैंने एक मैं खाका बस खींच रहा हूँ कि ये आपको समझ, ऐसा नहीं कि इसके बाद यहाँ पे बैठेगा तो खराब करेगा, यहाँ बैठे खराब करेगा, बहुत कुछ है कि मान लीजिए एग्जाम्पल एक छोटा और समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए शनि आप यहीं बैठा ही हुआ है, मान लीजिए शनि आपका उच्च जगह होकर बैठा हुआ है और हमने बोल दिया बहुत बढ़िया है, लेकिन अब इसी शनि पे कहीं से राहु की दृष्टि पड़ जाए, जो है इसके शत्रु ग्रह सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए सूर्य यहीं पे लग्न में बैठा हुआ है तो बहुत बढ़िया, सूर्य उच्च का हो गया, ये उच्च का हो गया। अब इसकी लेकिन नीच दृष्टि, इसकी नीच दृष्टि, तो सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है तो दिक्कत तो करेगा ना इसको। ऐसे मंगल की दृष्टि मान ले पड़ जाए, हालांकि मंगल लगने से, लेकिन शनि से तो उसकी शत्रुता है तो दिक्कत करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि फेवरेबल पोजीशन अगर बैठ जाए तो मान लेंगे, उसके साथ और ग्रहों की युति अब किसी साथ बैठा हुआ है ये भी देखने वाली बात है। अब इसी के साथ मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो शनि मंगल में शत्रुता है तो दिक्कत करेगा। तो एक मैंने एक मोटा एक रूपरेखा को बता दिया कि अगर शनि लग्न में बैठा हुआ है, 12 में बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा हुआ है तो ये अकारक स्थिति में है, लगने से शत्रु है, इसलिए यहाँ पे नीच की स्थिति है, यहाँ पे लग्न की ही राशि आती है और यहाँ 12वां भाव का है, इसलिए शनि दिक्कत करता है। प्रॉफिट कब है, अच्छा कब है, जब वो सप्तम में बैठता है, जब वो दसम में बैठता है, जब वो ग्रह में बैठता है, खासकर मेष लग्न वालों के लिए। बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ का मतलब यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेगा। अभी आप समझ लीजिएगा, डिजिट में बहुत चेंज नहीं करूंगा, बस जहाँ पे चेंज करना वही चेंज करूंगा, तो वो समझ लीजिएगा। अगर आपका जब जन्म लग्न खोलते हैं यहाँ पे 2 नंबर मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि आप वृषभ लग्न है आपका। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ ही क्षण की बात है, ठीक है। अब समझते हैं। अब देखिए द्वितीय भाव मतलब ये लग्न है, अब लग्न का मतलब क्या हो गया कि 2 नंबर यहाँ पे है, इसका मतलब आपका लग्न जो है वृषभ हो गया। अब वृषभ लग्न का मतलब क्या है, इसका जो स्वामी क्या हो गया, शुक्र हो गया। और मैंने बताया था कि शुक्र क्या है, शुक्र शनि का मित्र है, और मित्र होने के साथ शनि इसमें क्या है कि कारक स्थिति में, एक तो सबसे पुण्य जो केंद्र त्रिकोण में सबसे बेहतरीन भाव माना जाता है 9वां भाव है। 9वां त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण, और ये भी, इसको केंद्र त्रिकोण दोनों बोलते हैं, केंद्र में भी है त्रिकोण में भी है। इतना ट्रायंगल जब बनाएंगे तो ट्रायंगल हमारा बनता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल खींचा तो ऐसे करके ये ऐसे जाएगा ना, चलिए मैं बना के दिखाई देता हूँ, ये ट्रायंगल ऐसे बनता है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका त्रिकोण बोलते हैं। तो एक पॉइंट तो ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, मतलब क्या है, ये भी त्रिकोण, ये भी त्रिकोण, ये भी त्रिकोण, तो सबसे पुण्य त्रिकोण क्या है, ये है। और यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 11 नंबर, मतलब शनि किस भाव का मालिक है, इस भाव का मालिक है, तो बेहतरीन है ना। मतलब क्या, वृषभ वालों के लिए शनि बहुत ही कारक स्थिति में है। तो अब शनि किसी भी भाव में बैठ जाए वो हमेशा कारक स्थिति में आएगा, लेकिन अब यही नवमेश का अब वही है कि फिर से वही जान लीजिए, अब अगर केवल कहीं भी जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, अब समझ लीजिए। लेकिन अब वही अगर 3rd भाव में चला जाए, 6th में चला जाए, 12th में चला जाए, तो एक गड़बड़ मतलब बनेगा योग कि अवयोग बन जाएगा कि क्योंकि ये नवमेश भी है, दशमेश भी है, तो ये अवयोग है। अब वो ये एकदम सरलता सिद्ध है, क्योंकि कोई भी नवमेश पंचमेश अगर जो है, नवमेश पंचमेश दशमेश अगर अच्छे ग्रह हमारे षष्टम में, अष्टम में, 12वें में या तृतीय में चले जाएं तो उसको हम बोलते हैं कि ये तो अकारक बन गया। लेकिन उसको अपने हम बाद में जब हम वीडियो पर हम इसलिए ये सब समझाते हैं आपको कि आप डर न जाएं, बाद में आपको समझाऊंगा कि ये स्थिति ऐसा है कि गड़बड़ नहीं है, अपने हम कर्म को हम बताएं कि आप इसके लिए हैं, आपका कर्म ये है, आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो ये स्थिति है कि अगर शनि वृषभ के लिए बहुत बेहतरीन कारक है, जिसका भी यहाँ पे 2 नंबर, उनको खुश रहने की जरूरत है कि अगर उनका 2 नंबर है, मतलब वो वृषभ लग्न के हैं, तो उनके लिए खुश होने की जरूरत है कि शनि बहुत ही बेहतरीन फेवर देने वाला है, उनको बहुत ही बढ़िया फेवर देगा, क्योंकि वो 9वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है। तो अगर शनि केवल षष्टम में, अष्टम में, और मतलब षष्टम मतलब क्या है, इस भाव में राशि चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगा,
यहाँ पे आपका 7 नंबर हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में, याद करिएगा ये भाव दिख रहा होगा आपको, ये भाव और ये भाव, इन दोनों भाव में अगर शनि बैठा है तो ये दिक्कत देगा, और या तो थर्ड भाव में। बाकी किसी भी भाव में अगर शनि बैठता है, किसी भी भाव में बैठता है तो वो बेहतरीन बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। क्या है, जहां बैठेगा वृद्धि करेगा। और अगर कहीं शनि दसम में बैठ जाए और नवम में बैठ गया तो पूछना ही क्या, दसम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए तो पूछना ही क्या। मतलब ये उसकी बेहतरीन, समझ लीजिए ये स्पेस में कहीं भी बैठ जाए, यहां से यहां कहीं भी बैठ जाए, नवम, दसम या लग्न कहीं बैठ जाए, बेहतरीन। तो ये है। और अगर यहाँ पे 7 नंबर बनता है, इसका उच्च का यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे उच्च बैठा हुआ है तो कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ बैठने में गारंटी हो गया कि आपको बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब, अब जॉब ही करेंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर शनि बैठा हुआ तो वृषभ वाले, वृषभ लगने वाले को शनि अगर यहाँ पे उच्च होकर बैठा सिस्टम में, सिस्टम क्या होता है, सर्विस का बताता है, जॉब का बताता है, सर्विस, नौकरी। तो इसका मतलब क्या है कि आप नौकरी में बहुत उच्च श्रेणी में रहेंगे, बहुत उच्च हायर लेवल पे रहेंगे, शनि उच्च का बैठा हुआ। तो कुल मिला के वृषभ के लिए बहुत ही कारक स्थिति है। शनि कहीं भी बैठा हो, बस इनमें भाव में ना बैठा हो, एक अष्टम, एक ये और एक ये, यहाँ पे बैठ के उच्च का बनता है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अकारक स्थिति बनती है, तो अकारक इसीलिए आपको आप पता चलेगा आप बिजनेस करना चाहते हैं और बैठा यहाँ पे शनि, तो शनि बोलता है कि आप जॉब करिए, आपके लिए जॉब बेहतरीन है। तो शनि यहाँ पे उच्च का बनता है वृषभ के लिए, तो ये बेहतरीन प्लेसमेंट यहाँ भी मानी जाएगी। और अपने मेष वालों को बता ही दिया था अगर शनि यहाँ बैठा हुआ तो कारक का वह कारक, इसलिए बताऊँ प्लेसमेंट कहीं भी बैठे खराब नहीं होता है, बस हमें उसी अनुसार काम करना होता है कि आप बिजनेस के लिए बने हैं कि जॉब के लिए बने हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे कि प्राइवेट जॉब करेंगे, नेतागिरी करेंगे या मतलब इन सब चीज़ों से दूर होके मतलब अपने घर में बैठ के काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें बताता है शनि या आपकी कुंडली। बात करते हैं मिथुन की। मिथुन के लिए यहाँ पे आपको लग्न में क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, तो डिजिट जरूर चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए मिथुन के लिए शनि क्या है, अष्टमेश है और नवमेश है, सॉरी यहाँ पे आपका ये अष्टमेश है और नवमेश है, तो एक जगह पे बहुत कारक है, एक जगह यहाँ पे अकारक हो जाता है, अष्टम भाव का मालिक है। तो अब यहाँ पे मिला जुला समझना पड़ेगा, हालांकि ये उनके मित्र के राशि, बुद्ध की राशि है, लेकिन यहाँ पे मिला जुला प्रभाव है, क्योंकि एक तो नवम भाव का स्वामी है लेकिन अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो अष्टम भाव का स्वामी हो गया, तो अगर मान लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक सेकंड में, कि अगर मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी है और कहीं आपकी किसी भी अकारक, अकारक माने क्या कि मान लीजिए इस भाव की स्वामी की दशा है और शनि की अंतर दशा चल रही है, तो आपको नेगेटिव प्रभाव देगा, क्योंकि माल सा मान लीजिए चल रही है शुक्र की, अब शुक्र 12वें भाव का स्वामी है और शनि आपका जो है अष्टम भाव का है, तो दोनों मित्र, लेकिन दोनों मित्र मिल गए ना, अब खेल कर देंगे, खराब कर देंगे, क्योंकि ये 12वें भाव का भी स्वामी है और ये अष्टम भाव का स्वामी है। तो तुरंत जान लीजिए कि आप सतर्क होने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी अकारक ग्रह की स्थिति दशा चलेगी और उसमें शनि का मिल जाएगा, तो फिर वो अष्टम का जो है देने लगेगा आपको फल। लेकिन अगर किसी कारक ग्रह की दशा चलेगी तो उसमें वहां पे आपका एक्टिवेशन किसका, 9th भाव का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के फार्मूला वही रहेगा, षष्टम अष्टम 12वें से बचना है, थर्ड से बचना है, बाकी कहीं भी बैठता है, अगर नीच ग्रह स्थिति नहीं है, किसी भी पापक ग्रह की स्थिति नहीं है, तो बहुत बेहतरीन हो गए। और इसमें भी बेस्ट प्लेसमेंट शनि का क्या है, बेस्ट प्लेसमेंट आप कह सकते हैं 9th में है और 10th में है। 10th में इसलिए प्लेसमेंट है कि नवमेश का दशम में जाना एक अपने आप में ही राजयोग है, एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, वो राजयोग है, समझाएंगे राजयोग पे बार बार, इसलिए कह रहा हूँ समझाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ बने रहिए हमसे, समझते रहिए। तो नवमेश का दशम में जाना एक राजयोग है, तो उसका बेस्ट प्लेसमेंट क्या है, 9 भाव में, दशम भाव में, तो ये शनि की बेस्ट प्लेसमेंट है। बात करते हैं कर्क की। कर्क के लिए 4 नंबर राशि आएगी, शनि यहाँ पे 7th भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक है। आज हम ठान लिए कि शनि को पूरी तरह से क्लोज करना है, मोटी मोटा आप समझिए, डरिए मत शनि से, अपने कर्म को बस ठीक करिए। तो शनि यहाँ पे देखिए इस कुंडली में कर्क के लिए, कर्क किसका है, चंद्रमा की राशि, चंद्रमा क्या शनि का शत्रु है। तो जैसे हमने मेष के लिए समझाया, वृषभ के लिए समझाया, मिथुन के लिए समझाया, तो वृषभ मिथुन के लिए तो वो एक तरह से कारक आपको दिख गया कि वो दोनों लग्नेश उसके मित्र हैं, तो यहाँ पे उसका लग्नेश चंद्रमा हो गया। अब ये 4 नंबर मतलब क्या है, कर्क हो गया, कर्क का मतलब क्या है, चंद्रमा उसका लग्नेश हो गया। तो अब लग्नेश चंद्रमा और ये शनि उसके शत्रु हो गए, तो और उस पर से ये भाव मारक है ये भाव मारक है, बताऊंगा कैसे है, लेकिन चलिए एक बार बताया था,
12वें भाव, ये जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव होता है आपका आयु का, और इससे बाद 12वां आता है। ये गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 नंबर आ गया। और 12 नंबर मैंने बताया व्यय, कोई भी खाने से 12 नंबर गिनेंगे तो व्यय होता है, तो मतलब आपके आयु का व्यय, तो इसलिए होता है क्या, ये मारक। सिंपल समझ में आ गया ना, व्यय किस चीज का व्यय, आयु का व्यय। इससे 12वां ये आ गया, मतलब क्या, भाग्य का व्यय। ये इसलिए भाग्य है क्योंकि आपके कार्य का व्यय है, तो कार्य का व्यय आपका भाग्य बनता है, तो ये बढ़िया। तो कहने मतलब व्यय किस चीज का है, वो ये चीज है। तो शनि जो है इस कुंडली के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए जो है, एक तो मारक है, ऊपर से अष्टम, तो इसलिए शनि के लिए बहुत ही खराब पोजीशन शनि कही जाती है। अगर शनि बेहतरीन पोजीशन में नहीं है तो कुल मिला के कर्क वालों को शनि से बहुत सावधान, इसीलिए कहूँगा कि कर्क वाले भगवान शिव को एकदम पकड़ लें। एक तो उनका ढैया भी शुरू हो रहा है, पीछे मैंने समझाया था, जो नहीं देखे हो वो देख लें, समझ जाएंगे। 7.5 और ढैया पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी, वीडियो बाद है। तो कर्क वाले बहुत सावधान रहें, क्योंकि शनि जो है उनके लिए अकारक स्थिति है। अब देखते हैं और खराब पोजीशन कब बन सकती है उनके लिए। तो खराब पोजीशन आप देखिए, अगर शनि यहाँ पे बैठ जाए, शनि यहाँ पे बैठ जाए, तो शनि यहाँ पे बैठ गया तो नीच हो गया, तो मतलब अपने व्यवसाय में बहुत झेल जाएंगे, अपने जो आपका कार्य क्षेत्र में आप झेलेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे नीच का होकर बैठ गया है। शनि यहाँ पे बैठ जाए, हालांकि यहाँ पे धनुराशि आएगी, शनि का संभाव स्थिति है, तो भी आपको दिक्कत देगा। शनि यहाँ पे पंचम, ये भी एक मारे भाव होता है, समझाऊंगा क्यों होता है, शत्रु का है, तो आप धन से परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप देख लीजिए कि शनि कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी बेस्ट प्लेसमेंट कर सकता हूँ, तो शनि का सप्तम में बैठना, एक तो महापुरुष योग बनाएगा आपको, आपकी शादी लेट होगी। अगर और ग्रह की स्थिति ना देखी जाए तो शनि का जहाँ पे बैठा हुआ है, और किसी कारक ग्रह शनि शुक्र का, अगर आप लड़का है, मतलब पुरुष है, तो शनि की स्थिति शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी शादी के लिए, और अगर आप लड़की हैं तो आपको बृहस्पति की स्थिति देखनी पड़ेगी, साथ में मंगल की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो अगर शनि यहाँ बैठा हुआ है तो ये थोड़ी कारक स्थिति है, क्योंकि सप्तम पुरुष योग बनाएगा, केंद्र में बैठा हुआ है। थोड़ा शादी आपकी विलंब जरूर होगी, लेकिन आपकी जो धर्मपत्नी रहेंगी या जो आपके पति रहेंगे वो बेहतरीन धार्मिक और आध्यात्मिक रहने वाले हैं, और भाग्य उदय में भी सहायक बनेंगे। तो ये थोड़ा सा मोटी मोटा आपको हिसाब किताब दिखा दिया आपको शनि का कर्क वालों के लिए। बात करते हैं सिंह की। सिंह मतलब यहाँ पे 5 नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं लगभग वही कर्क वाला हिसाब है इसमें, बस यहाँ पे पोजीशन क्या है, शनि की ये और ये घर था, यहाँ पे शनि की ये, तो ये भी अकारक स्थिति है, ये भी अकारक स्थिति है, लेकिन वही थोड़ा बचाएगा कुंभ। तो एक तरह से वही समझना चाहिए सिंह वालों को, सिंह में भी सूर्य है, सूर्य अति शत्रु है शनि का, तो इसमें भी शनि की वही चीज है। आपको देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, मेष वाले उतने चौकन्ने नहीं रहेंगे चलेगा, वृषभ मिथुन एकदम मस्त रहे, कोई टेंशन नहीं, खासकर तो वृषभ वाले एकदम राजा है शनि को लेकर, कहीं बैठा हो, उनके लिए बस नीच उच के ज्यादा ना हो तो बहुत बेहतरीन पोजीशन है। नीच का मतलब यही, यहाँ पे थोड़ी खराब पोजीशन रहेगी वृषभ वालों के लिए, वो मैंने समझा दिया है। तो अभी तक हमने 4 लग्नों की चर्चा कर दिया, तो उसमें से अभी तक कर्क को सचेत रहने के लिए बोला हूँ, बाकी 3 तो ठीक है ना, समझा दिया हूँ ना, ऐसा नहीं सबको बता रहा हूँ सभी लोग एकदम परेशान है शनि से, मैंने बताया केवल अभी तक कर्क की बात की। अब वही अगली बात मिल रही है सिंह की। तो सिंह वालों को इसलिए सचेत रहना है क्योंकि इसका जो लग्न है वो सूर्य हो गया, और सूर्य शनि का, इसलिए समझा के बता रहा हूँ एकदम बहुत शब्द आसान करके। सूर्य क्या है, शनि का शत्रु है, शत्रु नहीं अति शत्रु है तो पिता लेकिन अति शत्रु है, और सप्तम का मालिक हो गया, सप्तम का मालिक हो गया। सप्तम भाव में कारक क्या क्या है, ये मारक है। और सप्तम भाव क्या होता है, रोग का होता है, रिप को होता है, ऋण का होता है। अब लोग रिप माने शत्रु यही समझते हैं, जो रिपु हम लोगों के होते हैं आसपास आस पड़ोस में, या कोई कंपरेटिव हो जाए तो सिर्फ उसी को रिपु नहीं बोलते हैं। एक जो खट रिपु है ना, जो काम क्रोध का हमारे ये एक समझा है, तो खट रिप। अब ये भी देखिए ज्योतिष का एक कहानी कि यहाँ से षष्ठम भाव यही बना हुआ है, और यहाँ से गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 6, और 6वां भाव रिप का ही है। तो इसमें एक सिद्धांत छुपा हुआ है कि जो खट रिप की बात होती है वो षष्ठम भाव को क्यों नहीं इसको बना दिया गया ज्योतिष में, तो उस रिप नहीं खट रिप की बात होती है। तो अगर इसको हम पॉजिटिव लें तो शनि का सिस्टम में सस्टेमेस होकर बैठना एक बेहतरीन संयोग है कि आप उन खट रिपियों से बचेंगे, जो काम क्रोध लोभ और आलस दुनिया भर का जो आपका एक 6 रिपु जो बनते हैं उससे दूर करेगा। और अगर आप उसमें घिर रहे हैं तो आपको परेशान करेगा, क्योंकि सस्टेमेस बन के सिस्टम में बैठा हुआ वो भी शनि, और शनि का कारक है,
तो दिक्कत करेगा। सप्तम में बैठा हुआ है तो मारक है, लेकिन यहाँ पे सप्तम पुरुष वही सेम कर की तरह से है। तो थोड़ा सिंह वालों को, कर्क वालों को चौकन्ना रहना है। अगर कहीं शनि नीच का बन के बैठ रहा है, या कहीं ऐसी पोजीशन में, मान लीजिए यहाँ पे बैठ, अब देखिए शनि की एक नेगेटिव पोजीशन क्या बन जाएगी, यहाँ एक तो कर्क की राशि बन जाए, कर्क बनी है, यहाँ पे शनि बैठ जाए, तो 12वें भाव बैठ गया। 12वें भाव किसका? षष्ठम भाव मालिक हो गए, सप्तम का मालिक हो गए। हालांकि लोग कहेंगे एक कुंडली में बनता है विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग बन गया, षष्ठम सप्तम अष्टम का मालिक हो गया 12वें बैठे, तो कहेंगे विपरीत राजयोग बना हुआ है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता। विपरीत राजयोग परेशान करने वाला राजयोग, वो भी शनि के द्वारा बन रहा है, तो शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो बहुत कारक नहीं है। विपरीत राजयोग कहने वाले कहते हैं बस खुश होइए, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, भाई बताऊंगा कि क्या विपरीत राजयोग है, क्या नीच भंग राजयोग है, बस बने रहिए। तो ये बहुत कारक स्थिति नहीं है, क्योंकि वो 12वें भाव में है। इतना व्यय कराएगा, पैसा कितना भी है, कितना भी आप लूटिए पाटिए इधर उधर, क्योंकि सिस्टम का मालिक, तो आप परेशान करेंगे, अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन शत्रुओं में विजय प्राप्त करना, एक उसकी जिंदगी जिसके पास शत्रु नहीं हो, और एक उसकी जिंदगी शत्रुओं से लड़ रहा लगातार, तो जीतना जरूरी है कि शत्रु का ना होना जरूरी, शत्रु का ना होना जरूरी है। तो सोचने वाली बात है कि विपरीत राजयोग बढ़ना अच्छी बात है, बन गया, कारक स्थिति मिला दिया आपको, लेकिन सोचने वाली बात है विपरीत राजयोग भी आपको प्रॉब्लम और ट्रबल देने वाला है। तो ये हो गया सिंह वालों के लिए। तो सिंह वालों के लिए शनि, सिंह और कर्क वालों को समझ कर रहने की जरूरत है। बात करते हैं कन्या के लिए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, सोच रहे हैं कन्या पे ही क्लोज कर दें, कि क्योंकि हमको लग रहा है कि आपकी भी संयम की प्रतीक्षा होगी, तो कन्या पे ही रोक के हमने प्लान किया था कि 12 खत्म कर देंगे, लेकिन या तो फिर ऐसे मोटी मोटा बताएंगे तो फिर कुछ लोगों को रह जाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में मान लीजिए मेष को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बाद वाले में रह जाएगा, तो फिर अब वही कुछ लोगों को आज नहीं कल देखेंगे तो उनको दिक्कत हो सकता है। तो हम कन्या पे क्लोज करेंगे, कन्या के बाद जो 6 राशियां, 6 लग्न बचेंगे उनको फिर अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थोड़ा प्रसन्न हुए होंगे कि चलो बस 6 की बात होगी। 6 कन्या है। कन्या भी जैसे मिथुन था 3 नंबर का राशि कौन था? बुध था। तो ऐसे 6 के लिए भी कौन हो गया? बुध हो गया। तो यहां पे देखते हैं कि क्या पोजीशन बनेगी। अब देख लीजिए, यहाँ पे शनि क्या है? लग्नेश का मित्र है, और पंचम भाव का स्वामी है, और षष्ठम का स्वामी है। तो याद करिए, जैसे आपका थर्ड भाव, तीसरा नंबर मिथुन था, मिथुन भी बुध था, और उसमें जो है इसका स्वामी था, तो एक थोड़ा प्रॉफिट वाला था। तो इसमें देखिए प्रॉफिट वाला चांस 5th का है, लेकिन षष्ठ का दिक्कत है। तो वही जो अभी मैंने बताया ना कि पंचम के लिए खड़ रिपु का कॉन्सेप्ट वही समझना चाहिए। शनि का खड़ रिपु का कॉन्सेप्ट है वही, लेकिन अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है, क्या बात है? बात यह है कि आपकी शिक्षा जबरदस्त होने वाली है, जो आपको ज्ञान पुनर्जन्म का है, क्योंकि पंचम भाव पुनर्जन्म के ज्ञान का भी है। मतलब कुछ ज्ञान ऐसा जैसे आप पढ़ेंगे, मान लीजिए किसी विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, वो फील करते होंगे आप कन्या लग्न के हैं और पंचमी आपका शनि है, और शनि पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, या कहीं से शनि की दृष्टि पंचम भाव पड़ रही है, तब भी अगर शनि की दृष्टि पंचम भाव पड़ रही है, तब भी ये चीज सत्य है। तो आप फील करेंगे। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मान लीजिए स्टूडेंट हैं, या आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट कहीं देखा है, या आप इसको पढ़े हैं, या कहीं किसी बात पे कोई बात कर रहा है और वहां पे अपना विचार देंगे, तो लगेगा आपको ये चीज पहले से पता थी, ऐसा आप फील करेंगे। तो वो आपका अभी का नहीं है, वो कहीं आप कॉन्सेप्ट आप पहले देख चुके हैं। तो जिनका शनि पंचम भाव में बैठा हुआ पंचमेश होके, खासकर स्थिति कब बनेगी? ये बनेगी बुध कन्या लग्न वालों के लिए। तो एक तो लग्नेश का मित्र, फिर पंचमेश पंचम भाव में, तो मतलब पुनर्जन्म के जो आपके कर्म है वो एक्टिव हो जाते हैं। कहीं शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि उसी भाव में बैठ जाए, तो आपको कम इफेक्ट करना पड़ेगा, और चौकन्ना भी रहना है, क्योंकि षष्ठम भाव का भी मालिक है। तो षष्ठम भाव मालिक आपको आलस्य नहीं करना है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि शनि डेली प्रैक्टिस के लिए है, आपको हमेशा एक्टिव रखने के लिए बोलता है। शनि आलस्य इसलिए देता है क्योंकि सबसे स्लो प्लेनेट है, बहुत धीमे धीमे गति में चक्कर लगाता है, तो इसलिए बहुत स्लो है। 2.5 साल लगता है एक घर को क्रॉस करने में, इस घर को क्रॉस करने में यहाँ आने में उसको 2.5 साल लग जाता है, तो बहुत स्लो प्लेनेट है, तो इसलिए आलस्य भी देता है। तो लेकिन वो कहता है कि मैं आलस्य दे रहा हूँ, आपको एक्टिव होना है, मेरे खिलाफ जाना, वो कर्म करना है, एक्टिव होना है, इसलिए दसम भाव का मालिक बनाया गया है। दसम आप कर्म करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये चीज है। तो कन्या लग्न के लिए, और कुछ आप देख लीजिए कि कन्या लग्न के लिए बेस्ट पोजीशन पंचम का पंचमी में बैठना, या उच्च की स्थिति कहाँ बन रही है? मान लीजिए कि ये उच्च की स्थिति आपकी धन भाव में बनेगी, बहुत बढ़िया है। धनेश का आप सोचिए कि अगर इस भाव में शनि बैठ जाए, पंचम भाव का मालिक जाके धन भाव में बैठ जाए, क्या पूछना है? षष्ठम भाव का मालिक यहाँ बैठ जाए, आप शत्रुओं से पैसा लेंगे। एक तो मैंने बताया था 7.5 और ढैया में कि षष्ठम का मालिक अगर धन भाव में बैठता है तो क्या होगा? आपको वही है, लोन लेंगे और लोन से बिजनेस खड़ा करेंगे और बहुत आगे चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ बहुत आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो धन भाव में उच्च का बैठ गया जाके। तो उसकी बेस्ट पोजीशन, फेवरेट पोजीशन क्या है? पंचमेश का पंचम भाव में बैठना,
जाके लग्न में बैठना ये भी बेस्ट पोजीशन है, धनभाव में बैठना ये भी बेस्ट पोजीशन है, ठीक है। तो और जो है षष्ठ में बैठना भी बेस्ट पोजीशन है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही चौकन्ना होना पड़ेगा। अपने डेली प्रैक्टिस के डेली कर्म को देखना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा भी अपने आप को रिलैक्स नहीं दे सकते हैं, आलस नहीं कर सकते हैं, बहुत काम कराएगा। और उन 6 रिपुओं, एक तो रिपु आपके जो बनेंगे कंपेटिटर वो तो अलग रिपु हैं, वो तो अलग शत्रु हैं, उनको कोई बात नहीं है, विरोध करने वाले समाज में बहुत लोग होते हैं। लेकिन आपके जो 6 रिपु जिनको आप हमेशा लेके चलते हैं, सोते जागते अर्थ में बात करते हुए, तो उससे बात करते हैं, तो ये 6 रिपु से हो गया। तो एक तरह से एक मैंने संकेत आपको दे दिया लगभग मेष से लेकर कन्या तक का। कल मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पे मैं एक थोड़ा सा छोटा सा बहुत आपको संदेश देना चाहता हूँ। मौनी अमावस्या का महात्म्य पुराणों के अनुसार यही है कि हमको उस दिन मौन रहना चाहिए, मन को केंद्रित करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार, हम किसी को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, अगर हमारे अंदर सिर्फ विचार रह जाए और हम वो अपने जीवा से, अपने वाक्य से उसको ना प्रस्तुत करें, तो वो विचार विचार ही रह जाएंगे। तो अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा बोलने वाले, तो हमारे विचार से ही वो असफलता आपके पास पहुंचते हैं। तो अगर हम अपने विचारों पे कंट्रोल ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर हम अपने वाणी पे कंट्रोल कर लें, मान लो आपके पास बहुत बुरे विचार आते हैं, लेकिन हम वाणी से ना बोले तो वो विचार कोई जाने नहीं पाएगा। तो विचार पे कंट्रोल करना तो बहुत अच्छी बात। अगर विचार आपका सब विचार हो गया तो फिर वाणी ही अपने आप स्वतः अच्छी हो गई। लेकिन अगर आप विचार पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मान लीजिए किसी कारण से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कोई आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, थॉट तो आ रहा है कि यार मैं ये कर दूंगा, उसके साथ मैं वो कर दूंगा, लेकिन अगर आप मुंह से आप ना निकाल रहे हो, तो कम से कम वो रिलेशन आपका बना हुआ है ना, जो भी जैसा भी बना हुआ है। तो मौनी अमावस्या एक सीख देने के लिए आ रहा है। एक तो अमावस्या है, शनि के लिए दिक्कत है, पूर्वजों का भी मैटर है, मैंने बताया पैतृकों पितरों के लिए दिक्कत है। कुछ ऐसी स्थिति बनती है, कुछ ऐसी ग्रह स्थिति बनती है, क्योंकि अमावस्या में चंद्रमा क्षीण होता है, आपको पता है, बहुत पहले मैंने बताया था कि पूर्णिमा में बढ़िया है और अमावस्या में क्षीण होता है, तो चंद्रमा ही मन है। तो मौनी अमावस्या का सिद्धांत ये है, मौन रखने का, उसके पीछे सिद्धांत ये, उसकी समरी ये है कि उस दिन हमारा मन क्या होता है, मन हमारा चंचल होता है, मन हमारा परेशान होता है, तो कुछ विचार हमारे अंदर बहुत एक्टिव होंगे। इसीलिए स्नान कुछ महात्मा ऐसे हैं, पूजा है, शिव की उपासना है, भगवान शिव की उपासना है ना, शिव के लिए ऐसे करना है, वैसे करना, स्नान में दान करना है, तो वो मन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस दिन देखेंगे आप जरूर कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे और वो हमारे विचारों में आ जाएंगे, तो वाणी के थ्रू आएंगे, और जब वाणी के थ्रू आएंगे तो लोग हमारे समझेंगे हमारी बात को, फिर दिक्कत होगा। तो मौनी अमावस्या का मोटा मोटा महात्मा ये है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि आपको उस दिन शांत रहने के लिए इसलिए बोला गया है कि आप अपने आप को देखें, रोज तो बोलते ही हैं, उस दिन अपने आप को देखें, शांत रखें और बोलें, अगर बोलें तो बहुत नपा तुड़ा सोच के बोलें। ये आपको संकेत देने के लिए बनाया गया एक है। और उस दिन आपका मन भी बहुत अपवित्र टाइप का रहेगा, चंचल रहेगा, तो उस दिन भगवत भजन करें, भगवान शिव की शरण में जाए। मैं बार भगवान शिव की बात इसलिए करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव जितना भी हमने राहु और अभी शनि जन्य पीड़ा की बात की है, ये मान लीजिए कि भगवान शिव और उन्हीं के एक रुद्रावतार बजरंगबली है। तो अगर आपको कहीं भी शनि जन्य पीड़ा, राहु द्वारा किसी भी दोष से आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि आप, और जरूरी नहीं कुंडली में आप देखें, आप अपने कर्म से और अपने कार्य क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा कि हम इस पीड़ा से प्रॉब्लम है, तो ये चीज है, और आप ज्यादा नहीं 11 से 21 दिन आपकी कुछ वो जो मैं बताया हूँ उपाय करिए, और आपको दिखने लगेगा कि आप ग्रोथ के रास्ते पे निकल पड़ेंगे, अपने आप निकल पड़ेंगे। तो जो मेन थॉट है मॉर्निंग में का यही है, कुछ दिन को शांत रहना है, बहुत कम बोलना है, और अगर कोशिश करें कि ना ही बोलना पड़े तो ज़्यादा बेस्ट है। तो खूब अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए, मौनी अमावस्या को स्नान करिए, और जो मैंने कहा, किसी भी गरीब को, एक ही आपकी क्षमता, एक गरीब को तो कृपया उसको भोजन कराएं, और जो भी विद्यार्थियों के पास 10 रुपये आई हो तो वो निकल जाए, कहीं भी किसी गरीब को दान करें। आपको ये प्रभाव 6 महीने 7 महीने बाद दिखेगा, और आप समझ नहीं पाएंगे आपका वो 10 रुपया कहाँ लग गया। आपके किसी पूर्वजों में जिसको आपने देखा है, आपके बाबा जी थे, आपके पिताजी थे, उन्हीं के निमित्त आपने 10-20 रुपया जिनका डेथ हो गया, उन्हीं को याद करके आप किसी को भी दान करें। हो सके तो आप भोजन करवाएं, भोजन कराना बहुत ही बेस्ट है, इससे बेस्ट उपाय हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी पूजा कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो हम कर्म के थ्रू, कलयुग है ये, स्वतः प्रमाणित हमारे कर्म के द्वारा होता है। तो बहुत छोटा सा आपको मैंने सावधानी का सीख दिया है, अगर आप कर पाएँ तो बहुत बढ़िया, और आपका मंगल हो, और मौनी अमावस्या खूब आनंद से मनाएं। और स्नान का मैंने टाइम बताया, आप 6-18 से लग जाएगा, लेकिन अगर आप 8-18 के बाद जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट पीरियड है, बृहस्पति का गोचर रहेगा, इसलिए फिर से बता रहे हैं। और 18 के बाद आप स्नान करें, बहुत ही बढ़िया टाइम है, सूर्य किरणें भी आपको मिलेंगी, ठंड कम लगेगा, ये भी एक साइंटिफिकली है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और खूब आनंदित रहिए, और मस्त रहिए, और खूब अच्छे से रहिए, ठीक है। जय श्री राधे।